हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ में जितने भी फार्मूले हैं सारे फार्मूलों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ सबसे पहले ये जानेंगे कि किस प्रकार से कितने प्रश्न आते हैं और फिर प्रत्येक चैप्टर वाइज कितने नंबर का प्रश्न आएगा। फिर एक एक चैप्टर वाइज सारे फार्मूलों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय 20 नंबर का होगा और 20 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर का, टोटल 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। अब ये बहुविकल्पीय जो होता है ये खंड आ में आता है ना। खंड आ में सारे प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी उनका जो है आंसर आपको देना होता है OMR सीट पर। ठीक है, OMR सीट पर कैसे आप उत्तर देंगे इस वीडियो के बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके बताएंगे और साथ ही साथ क्रम से ये बताते चलेंगे किस प्रकार से आपको OMR सीट पर भरना है। ठीक, तो खंड आ से 20 प्रश्न, एक एक नंबर के, टोटल 20 नंबर हो गया। और फिर खंड बा में जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। देख पा रहे हैं, खंड बा में सारे प्रश्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में 3 प्रकार से हैं। अति लघुत्तरीय 6 प्रश्न होगा। कितने प्रश्न होंगे? अति लघुत्तरीय 6 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के, तो टोटल 6 दूनी 12 नंबर ये आपका हो गया। फिर लघुत्तरीय जो होता है उसमें 6 प्रश्न दिया रहेगा, 5 करना होगा। कहेगा ना कि निम्न में से 6 प्रश्नों में से 5 का उत्तर देना है आपको। तो 5 प्रश्न आपको करने होंगे 4-4 नंबर के, तो 5 चौक 20 नंबर यहाँ से हो जाएगा। और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी ठीक उसी प्रकार से है कि इसमें भी 6 में से 3 करना होगा। आप समझिए, तो जो तीसरा प्रश्न होता है उसमें 2 खंड होते हैं, 1-2 भाग होते हैं। अथवा करके कहता है 2 प्रश्न दिया रहता है, 1 करना होता है। बात समझ रहे हैं? तीसरे प्रश्न में 2 दिया रहता है, 1 करना होता है, वो होता है 6 नंबर का। एक प्रश्न 6 नंबर का होता है, इसमें 2 दिया रहता है, आपको 1 करना होता है। और फिर चौथे में भी उसी प्रकार से 2 में से 1 करना होगा। 5वां यानी अंतिम प्रश्न जो होगा उसमें भी 2 रहेगा, 1 करना होगा। तो इस प्रकार से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि 6 प्रश्न होंगे, उसमें से 3 करना होगा और प्रत्येक जो आप करेंगे उसके लिए 6 नंबर दिया जाएगा। तो 6 तिरिक 18 नंबर टोटल यहाँ से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से मिल गया। ठीक है, तो अब समझिए कि ये 70 नंबर इस प्रकार से आपके ये हो जाएंगे। कैसे कि 20 ऑब्जेक्टिव, फिर 12, 20, फिर 18, ये करके डिस्क्रिप्टिव टाइप के, तो टोटल 70 नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ये किस प्रकार से प्रश्न आते, कितने प्रश्न आते, कितने अंक के होते हैं, कुल कितना अंक होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए समझते हैं कि किस प्रश्नावली से कितने अंक के नंबर मिलते हैं। तो संख्या पद्धति जो है 5 नंबर का ही आएगा। और फिर ये निर्देशांक ज्यामिति और बीजगणित ये जो है 18 नंबर का। बीजगणित के अंतर्गत जो है आपका क्या है, बीजगणित में आपका आ जाएगा बहुपद, द्विघात समीकरण और इसके अलावा है आपका ये समांतर माध्य। तो इन समांतर माध्य ने समांतर श्रेणी, ठीक है, क्या क्या, चलिए थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं। बहुपद अभी क्या लिखे, अभी टाइम जाएगा। तो देखिए अभी चैप्टर वाइज सारे फार्मूले को बताएंगे तो हाँ आपका स्पष्ट हो जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति ये आएगा आपका 5 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति कितने नंबर का? 5 नंबर का होगा। इस निर्देशांक ज्यामिति में देखिए केवल 2 फार्मूले हैं, बीच की दूरी और किसी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक वाला। तो 2 फार्मूले हैं जिस पर आधारित जो है इसमें प्रश्न आते हैं। बहुत ही आसानी से ये 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, और ज्यामिति में जो है क्या है, त्रिभुज की समरूपता सर्वांग समता से रिलेटेड है और वृत्त से रिलेटेड है। वृत्त में जैसे क्या, वृत्त की स्पर्शी, छेदक रेखा और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ, है ना, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं, स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। ये सारी चीज़ें हैं, अभी आपको बताएंगे हम अच्छे से। जो जितना भी तरीके से सवाल को लगाना है उन सारे तरीकों को अभी आज आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो
अगला देखते हैं ये त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये जो है ये भी फार्मूला बेस्ड होता है। यदि फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप एक भी प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए त्रिकोणमिति के लिए भी ये फार्मूला आपको याद रखना। ये 12 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन आपका ये 10 नंबर का, और सांख्यिकी और प्रायिकता ये भी जो है 10 नंबर की। तो मेंसुरेशन ये भी जो है फार्मूला बेस्ड भी है, और सांख्यिकी में इसमें जो है समांतर, माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब निकालना है। और प्रायिकता, प्रायिकता के लिए केवल एक फार्मूला है, एक फार्मूला हम बताएंगे, उसी से सारे प्रश्नों का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर, और सारे पहले चैप्टर के सारे फार्मूलों को समझते हैं, तरीकों को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो संख्या पद्धति ये आता है आपका 5 नंबर का, और इसमें क्या क्या आएगा, एलसीएम या सीएफ से रिलेटेड आता है, और कहेगा कि √5 या √3 इसको सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन होती है, जो परिमेय संख्या नहीं होती वो होती है अपरिमेय संख्या। तो समझ लेते हैं, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। देखिए, परिमेय संख्या वो होती है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पहला कंडीशन। और इसमें जो है बात ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरी बात, P व Q जो हैं वो आपस में सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे पहले ये बता दिया है कि पहले इसको हम समझ लेंगे, फिर सहअभाज्य संख्या आपको कभी भी नहीं भूलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक चीज़ अच्छे से समझते हैं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्या देखिए नाम से ही आ रहा है कि ये भाज्य हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि अभाज्य, ये विभाजित नहीं होता है। तो जो भाज्य संख्या है इसमें जो है केवल 2 गुणक होते हैं। क्या होते हैं, 2 गुणक, यानी 2 फैक्टर होते हैं। बात समझ में आई, कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर, यानी 2 गुणक होंगे। और भाज्य संख्या है तो 2 से अधिक गुणज हो जाएंगे। क्या होंगे, 2 से अधिक गुणज। चलिए, 2 से अधिक गुणज होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे। ठीक, ये। अब इसके बाद एक बात और यहाँ पे समझ लेनी है कि 2 से अधिक गुणज होंगे, इसका मतलब ये संख्या 1 से तो कटेगी, स्वयं से भी कटेगी। प्रत्येक संख्या एक और स्वयं से कटती है। तो आपकी जो अभाज्य संख्या है ये 1 व स्वयं से ही कटेगी, 1 व स्वयं से कटती है। ठीक है, 1 और स्वयं से कटेगी। ठीक, और जो भाज्य संख्या है वो 1 से तो कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, अन्य किसी से भी कट जाएगी। 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, अन्य किसी से भी कट जाएगी। ठीक, एक स्वयं और अन्य से भी कट जाती है। अन्य मतलब समझ रहे हैं, कोई और संख्या, एक नई संख्या। और इसके लिए भी चलिए इसको भी ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिससे देखने में अच्छा लगेगा तो समझने में भी अच्छा ही लगेगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब समझते हैं हम भाज्य और अभाज्य के उदाहरण कौन से होंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, इन चीज़ों को समझने के लिए चलिए प्राकृतिक संख्याएं क्रम से हम लिख देते हैं। 1 पहले लिखते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 तक, चलिए लिख दे, 5 तक पर्याप्त है भाई, कितना लिखोगे। तो अब देखिए ये इसके गुणक कितने हैं, पहले इनको लिख देते हैं। 1 देखिए किससे कट रहा है, 1 जो है ये आपका, ये केवल 1 से कटेगा। और 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, चलिए, तो ये 1 केवल 1 से कटेगा, और 2 किससे कटेगा, 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, पहले इसको लिख देते हैं, 1 से तो सब कटेंगी। ठीक, और 2 ये जो है 1 से और 2 से कटेगी। 3 किससे कटेगी, 1 से और 3 से कटेगी। 4 किससे कटेगी, 1 2 3 से तो कटेगी नहीं, 4 से कट जाएगी। 5 किससे कटेगा, 1 से और 5 से कटेगा। तो अब इन संख्याओं में आपको बताना है
कि कौन भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। ठीक, तो बताइए, देखिए जिनमें दो गुणज होंगे वो अभाज्य है। कौन सी? ये जो यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये अभाज्य संख्या कौन सी है? ये 2, 3, चलिए यहां लिखते चल रहे हैं। अभाज्य संख्या कौन है? 2। क्यों? क्योंकि 2 गुणक हैं। 3, फिर 4 में देखिए 3 गुणज हैं, छोड़ दीजिए। ये 5 है, इसमें भी 2 है, तो ये भी जो है क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए भाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 से अधिक गुणज जिसमें होने चाहिए। तो 1, 2 और 4, तो इसमें जो है 3 गुणज हैं, तो इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। 4 के बाद अगली कौन आएगी? 6 आएगी। 6 को लिखेंगे, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से। तो देखिए 2 से अधिक गुणज हो गए, तो 6 भी क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। ठीक, तो भाज्य और अभाज्य हमको तो लग रहा है समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ एक छूट रहा है। अब प्रश्न ये है कि एक जो है ये भाज्य है कि अभाज्य है? एक ना तो अभाज्य वाले कंडीशन में आ पा रही कि इसके 2 गुणज होते हैं, तो 2 गुणज तो है ही नहीं, एक ही गुणज है। और अभाज्य संख्या 2 से अधिक गुणज होने चाहिए। 2 से अधिक क्या? एक ही। तो इसका मतलब ये ना तो भाज्य ना अभाज्य, ये क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आई? अब समझते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे, एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी से भी नहीं कटे। तो सह अभाज्य, तो 2 संख्याएं ऐसी होंगी आपस में जो एक के अतिरिक्त और किसी से भी ना कटे। 2, 3 ले लीजिए। 4, ये क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। अब इसके साथ यदि 5 हम लेते हैं, तो 4 और 5 ये दोनों किसी संख्या से एक साथ नहीं कटेंगे। मतलब इन दोनों को काटने वाली कोई संख्या नहीं है एक के अतिरिक्त। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, बात इतनी है। ठीक, अच्छा, ये 4 के बाद यदि हम यहाँ 6 ले लिए, तो ये देखिए 4 से भी, ये 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी। तो एक के अतिरिक्त किसी और से भी कट रही है ना, तो जब एक के अतिरिक्त किसी और से भी कटेगी तो वो क्या हो जाएगी? सहभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा सहभाज्य संख्या। तो ये बात यहाँ से ये है कि P व Q सहभाज्य होनी चाहिए। मतलब P और Q जो भिन्न के रूप में लिखा गया है वो एक के अतिरिक्त और किसी से भी नहीं कटनी चाहिए। दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं एक के अतिरिक्त और किसी से भी नहीं कटनी चाहिए, ये बात हो गई। और अपरिमेय संख्या, तो जो परिमेय संख्या वाला गुण नहीं रखती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5 ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम समझ लेते हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक नेक्स्ट पेज एक ले लेते हैं, इस पे आपको समझाते हैं कि एलसीएम एचसीएफ। तो चलिए 2 संख्याएं कोई ले लेते हैं छोटी छोटी। हमको जो है तरीका समझना है, फार्मूला याद करना है, तो छोटी संख्या से ही समझते चलते हैं। तो यहाँ 12 और 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो है फैक्टर करिए, 1 से कटेगा, 2 × 2 दूना 4 3 12, 12 का हो गया। अब इसी तरीके से 15 का कर लीजिए, 3 × 3 और 3 × 5 15, तो ये 15 का हो गया। अब निकालना है हमको, पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ क्या होता है समझिए। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ, ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। देखिए इसको मासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासा, महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, यानी 12 और 15 का यदि एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इन दोनों को काटने वाली जो संख्या होती है वही होती है एचसीएफ। तो इन दोनों को काटने वाली कौन संख्या है? देखिए 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, 1 दोनों में है तो 1 लिख लीजिए, 1 × 3, तो मासा यानी एचसीएफ कितना आ गया? 3। ठीक, अब यदि एलसीएम निकालना, क्या निकालना है? एलसीएम। तो ये एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, इन दोनों से कट जाए वो होती है एलसीएम। इन दोनों को काट दे वो होती है एचसीएफ। मासा क्या होती है? जो दोनों संख्याओं को काट दे वो होती है मासा।
और जो दोनों से कट जाए वो होती है एलसीएम। अब दोनों से कटने वाली वो छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालेंगे समझिए। पहले दोनों में जो है पहले उसको लिख लीजिए 1, फिर 3। अब इसके अलावा दोनों में कॉमन कुछ है नहीं, तो जो बचेगा उसको आपको लिखना है। यहाँ 2 बार 2 बचा है, उसको लिख लो, और 1 5, ये 1 बार 5 है तो 5 लिख लीजिए। अब इसका गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम। तो कितना होगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, 25 60। तो ये आ गया इसका 60, ये एलसीएम हो गया 60। बात समझ में आई। अब ये 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। ठीक, चलिए इतनी बात यहाँ से समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये फार्मूला जो हमने बताया यहाँ पे क्या, कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है। इस फार्मूले को जो है यहाँ चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो क्या करें, पहले लिखा जाए कि पहले हम लिख लेते हैं मासा गुणे लासा, या कह लीजिए एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये आपका हो गया लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम ये निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए कितना है 3 और गुणे 60, तो गुणा करिए आया 6 × 18 180। ठीक है, अब फिर निकालेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए सारे फार्मूलों को आपको अच्छे से समझ लेना है यहीं पे, आज नहीं समझ पाए तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए सारे फार्मूलों को बताने के बाद जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको सब चीज़ आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आता चला जाएगा। तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या 15, ये गुणा करिए भैया, 15 दूनी 30 बचा 3, 15 1 कम 15 3 18। देखिए गुणा करने पर 180 आया, नहीं आया, आ गया ना। देखिए एलसीएम यहाँ से हमको मिल गया क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, ये फार्मूला आपका यहां से प्रूफ हो गया। चलो, तो ये फार्मूला ये भी हो गया। तो इस प्रकार से आपका संख्या पद्धति में इतनी बात आपको याद रखनी है। संख्या पद्धति में क्या, भाज्य अभाज्य जानते रहिए, सहभाज्य परिमेय संख्या क्या होती है। अब न्यूमेरिकल जब इस पर हम सॉल्व करेंगे तब जो है आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरी यूनिट यानी बीजगणित, जो कि आएगा 18 नंबर में। 18 नंबर में पहले हम समझेंगे बहुपद और द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में हम समझेंगे। तो एक साथ दोनों तुलना करके समझेंगे तो दोनों बातें एक साथ में आपको अच्छे से याद होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यही लिख लेते हैं ax² + bx + c। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c। अब यहाँ बराबर 0 करना पड़ेगा भाई, द्विघात समीकरण में बराबर 0, बहुपद में वैसे लिख देना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों मतलब यक्ष का जो मान होता है उसको क्या बोलते हैं, शून्यक। यक्ष का मान मतलब इस द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का जो हल है वो होता है शून्यक, या कह लीजिए इसी को हम क्या कहेंगे, यक्ष का मान, या इसी को हम कहेंगे शून्यक, या इसी को कहते हैं मूल। क्या कहते हैं, मूल। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, रूट कहेंगे, या फिर शून्यक कहते हैं ना, तो शून्यक या फिर जीरोज कह लीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यक्ष के मान को हम ये सब चीज़ें कह लेते हैं। समझ रहे हैं। तो ये द्विघात, एक बात और अच्छे से समझिए यहीं पे कि द्विघात समीकरण यदि दिया हुआ है, कितना क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है तो यक्ष के कितने मान प्राप्त होंगे,
द्विघात समीकरण है तो 2 मान प्राप्त होंगे। एक घात का समीकरण है जैसे 2x - 3, अब ये शून्यक कह लीजिए या जीरो, शून्यक निकालने के लिए बराबर जीरो करना होगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आया बराबर 3, तो x बराबर 3/2। x का कितना मान प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ ना, तो एक घात है तो 1 मान प्राप्त होगा, 2 घात है तो 2 मान प्राप्त होगा। द्विघात समीकरण है तो इसके हल कितने होंगे? 2 होंगे। यक्ष के कितने मान प्राप्त होंगे? 2 मान। मूल कितना होगा? 2। रूट कितने होंगे? 2 होंगे। जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो हल, यक्ष का मान, मूल, रूट, ये सब चीजें एक ही बात है। ठीक, चलिए अब देखते हैं शून्यकों या मूलों का योग। मूलों का योग जो होता है उसको प्रदर्शित करते, मान लेते हैं कि इसके मूल, यदि मान लेते हैं मूल क्या है? अल्फा और बीटा है, तो ये मूलों का योग आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का योग बराबर होता है माइनस, चलिए इसको लिखते हैं माइनस यक्ष का गुणांक और बटे में यक्ष स्क्वायर का गुणांक। ठीक, और यही बराबर होता, देखिए यक्ष का गुणांक कितना है? यक्ष का गुणांक b है, तो पहले माइनस लगा तो माइनस लगाइए b, और बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक a है तो बटे में a लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया शून्यकों का योग। ठीक, ये मिल गया शून्यकों का योग। अब इसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक इसी प्रकार से यदि शून्यक हमने मान लिया क्या? अल्फा और बीटा, क्या माने हैं? अल्फा और बीटा, तो गुणनफल क्या बनेगा? अल्फा बीटा, तो गुणनफल आपका बन जाएगा अल्फा बीटा। ठीक, और इसके लिए फार्मूला होता है ये बीटा, इसके लिए फार्मूला होता है अचर पद, अचर पद और बटे में यक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो दोनों में देखिए बटे में यक्ष स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, चाहे मूलों का योग निकालना या फिर गुणनफल। अब देखिए अचर पद कितना है? c बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक a, तो बटे a, तो अचर पद बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक, ये आपको यहाँ से समझ लेना है। ठीक है, इसको भी बंद कर दें। देखिए ये दो फार्मूले यहाँ से आपके हो गए। अब समझना है हमको द्विघात बहुपद, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल पता है तो द्विघात बहुपद हमको निकालना है। ठीक, तो वो क्या होगा इसको लिख लेते हैं। अब ये देखिए, ये होगा आपका यक्ष स्क्वायर माइनस मूलों या शून्यकों, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए, मूलों का क्या? योगफल, मूलों का योगफल, और गुणे में क्या होगा? यक्ष, और प्लस यहाँ से आएगा आपका मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। अब यदि द्विघात समीकरण लिखना है तो ठीक वही चीज लिखना है और बराबर में जीरो कर देना। बस देखिए, चलिए यहाँ लिखते हैं यक्ष स्क्वायर माइनस मूलों का योग, समझ लीजिए क्या है? अल्फा प्लस बीटा लिख दें, या पूरा यही चीज आप लिख सकते हैं कि मूलों का योग और गुणे यक्ष प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा लिख दे रहे हैं बराबर जीरो। ठीक, तो ये द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण हो गया। बराबर जीरो कर देंगे समीकरण हो जाएगा, वैसे रहेंगे बहुपद। ठीक, तो ये जो है बीजगणित के द्विघात बहुपद समीकरण से रिलेटेड हो गया। अब अगला देखते हैं इसमें क्या है बीजगणित में, ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूल मतलब समझ गए ना? द्विघात समीकरण जो था उसमें यक्ष था, यानी अचर पद जो था, अचर पद नहीं चर पद, तो चर पद है ना यक्ष, तो जो चर पद है, चर मतलब जिसका मान बदल जाए, अचर जो न परिवर्तित हो, वो क्या होता है? अचर पद।
तो चर पद के जो मान होते हैं उनको हम मूल कहते हैं। अब मूल की प्रकृति देखनी है, तो प्रकृति में क्या हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। तो दोनों मूल समान हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम समझेंगे कि मूल की प्रकृति हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूल की प्रकृति निकालने के लिए विविक्त कर निकालेंगे। अब भैया विविक्त कर क्या होता है ये समझ लीजिए। विविक्त कर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि विविक्त कर 0 हो जाए, क्या हो जाए, विविक्त कर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और दूसरी बात, यदि विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये जो है 0 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, ये धनात्मक है। तो यदि धन में आ जाए विविक्त कर तो हम कहेंगे मूल वास्तविक है परंतु असमान है। दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। यदि 0 आ जाए तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी बात, तो यदि देखिए दो कंडीशन ये हो गया कि 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक होगा, और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये ऋणात्मक हो जाए यानी 0 से छोटा हो जाए। तो 0 से छोटा होगा मतलब ऋणात्मक होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा होने का मतलब क्या हो कि ये ऋणात्मक हो। तो यानी माइनस में आ जाए, ऋण में आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, काल्पनिक होंगे, समान असमान होने का क्या प्रश्न ही नहीं उठता भाई। तो समान असमान ये काट दीजिए, ये चीज नहीं होगा। ठीक, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अभी हमने देखा ना, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो है हम श्रीधराचार्य सूत्र निकाल करके भी जो है ये पूर्ण वर्ग बना करके यक्ष का मान निकालेंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र मिल जाएगा। तो जो है निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको फार्मूला याद करना है, तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यदि आप कमेंट में कहेंगे कि जो है श्रीधराचार्य सूत्र निकाल करके बताइए तो निकाल करके जरूर बता देंगे। अभी फिलहाल हम फार्मूला लिख रहे हैं, क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये होता है फार्मूला श्रीधराचार्य का। अब देखिए इसमें अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यही है विविक्त कर, यही है विविक्त कर। अब ये अंडर रूट में यदि ऋणात्मक संख्या आ जाए तो अंडर रूट में ऋणात्मक जो होता है वो काल्पनिक संख्या होती है। अब ये 0 आ जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए तो यही आ जाएगा ना बी देखो ये 0 हो गया तो बचा क्या, b अपान 2a। अब b अपान 2a तो x के दोनों मान बराबर हो गए, तो यहीं से मिला है ये सारी चीजें, कंडीशन। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र को यूज करके गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे। वैसे प्रश्न में भी कभी कभी कह देता है कि इस द्विघात समीकरण का मान सूत्र का प्रयोग करते हुए लगाइए। तो सूत्र का प्रयोग करते हुए लगाना हो तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग लगाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे के फार्मूलों को अब हम समझते हैं बीजगणित में। और अगला भाग आपका है ये समांतर श्रेणी वाला। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी किसी भी संख्या या पद में एक निश्चित संख्या जोड़ करके अथवा घटा करके जो श्रेणी प्राप्त होती है वो समांतर श्रेणी होती है। क्या, किसी पद या किसी अंक में कोई निश्चित पद या अंक को जोड़ करके या फिर घटा करके जो श्रेणी प्राप्त होती है वो हो जाती है समांतर श्रेणी। चलिए बना करके देखते हैं। जैसे यहाँ मान लेते हैं 1, ठीक है, कोई संख्या हम ले लेते हैं 1। अब इसमें 3 जोड़िए, क्या आएगा, 4, 4 में 3 जोड़िए 7, तो ये क्या बन गई, श्रेणी बन गई। तो अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या हो जाएगी 7 3 10, अगली हो जाएगी 13। तो ये क्रमशः क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। तो जैसे पहली संख्या यदि मान लेते हैं 2, फिर दूसरी 4, तीसरी 6, तो चौथी कितनी होगी, कितना जोड़ करके बनाया जा रहा है, 2। तो 2 जोड़ करके बना रहे हैं तो अगला कितने हो जाएगा, 8, फिर 10,
ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जोड़ा या घटाया जाता है, जितना जोड़ा या घटाया जाता है उसी को कहते हैं सर्वांतर, और सर्वांतर को प्रसिद्ध करते हैं डी से। ठीक, तो इसमें सर्वांतर कितना है, 4 में से 1 निकाल दीजिए, आएगा सर्वांतर कितना, 4 में से 1 निकालिए 3, 7 में से 4 निकालिए 3, 10 में से 7 निकालिए 3, 13 में से 10 निकालिए 3 आएगा। तो प्रत्येक में अंतर जितना होता है उसी को कहते हैं सर्वांतर। सभी में जो अंतर होता है वो है सर्वांतर। ठीक, तो यहाँ कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है, इसमें सर्वांतर हो जाएगा 2। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 10, यहाँ पे लिख रहे हैं 8, अगली 6, फिर 4 2 1, फिर 1 कहाँ होगा जी, 1 नहीं होगा, 0, 0 के बाद -2 -4 ऐसे क्रमशः होता चला जाएगा। तो यहाँ सर्वांतर कितना है, -2। अब ये सर्वांतर मिलेगा कैसे, 8 में से 10 घटाएंगे, 8 - 10 बराबर आएगा -2। ठीक है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, या तीसरे पद में से दूसरे को घटा देंगे, या चौथे में से तीसरे को घटा देंगे, तो सर्वांतर आपका आ जाएगा। ठीक, तो श्रेणी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक बार फिर से जो है हम श्रेणी बनाते हैं। मान लेते हैं प्रथम पद ए है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, तो दूसरा पद कितना बनेगा, a प्लस डी बनेगा। तीसरा पद कितना बनेगा, मान लो डी सर्वांतर है जिसको जोड़ करके बना रहे हैं, तो आगे फिर इसमें डी जोड़िए, a प्लस 2d, फिर डी जोड़िए तो क्या आएगा, a प्लस 3d, ऐसे क्रमशः बनता चला जाएगा। ठीक, अब इसी की सहायता से हम यहाँ सर्वांतर निकालेंगे भाई। तो सर्वांतर कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद हम यहाँ मान लेते हैं a2 माइनस पहला पद क्या मानेंगे, a1, तो a2 माइनस a1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिए। फिर क्या करेंगे, या तो तीसरे पद में से किसको घटाना, दूसरे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे तब भी आ जाएगा। चौथे में से कौन सा घटाएंगे, तीसरा। पांचवें में से कौन घटाएंगे, चौथा। बहुत बढ़िया, चलिए यहाँ बताइए क्या लिखेंगे, a4 माइनस कितना लिख सकते हैं, a3। बहुत बढ़िया, तो ये समझ में आ गया हो गया कि सर्वांतर कैसे निकालना है। और एक कंडीशन, सर्वांतर हमेशा बराबर होना चाहिए, सर्वांतर बराबर ही होगा, क्योंकि जिसको जोड़ जोड़ करके बना रहे हैं वो संख्या तो निश्चित है ना, तो वो संख्या निश्चित है तो उस संख्या को कहते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे पद में से पहला घटाएंगे, देखिए दूसरे पद में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, तो ये बराबर आना चाहिए। यदि ये बराबर आ रहा है तभी है ये समांतर श्रेणी में। कोई भी सीरीज दी हुई है, आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सर्वांतर निकालेंगे 2 बार। कैसे, दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए तो कुछ आएगा, तीसरे पद में से दूसरा को घटाइए, तीसरे पद में से दूसरे को घटाइए, अगर बराबर आ रहा है तो है सर्वांतर, है समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ देखिए 1 3 5 7 ये संख्या लिखे हम, तो ये चेक करना कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटाइए, a2 माइनस a1 करिए, a2 कितना है, दूसरा पद 3, a1 कितना 1, ठीक है, कितना आएगा 2। ठीक, फिर निकालिए इसमें, दोबारा फिर से निकाल लीजिए a3 माइनस a2, तीसरे में से दूसरे को घटाइए, तीसरा पद कितना 5 माइनस 3 आएगा 2। देख रहे हैं दोनों में सेम आया, सर्वांतर सेम आया है। तो ये सर्वांतर D बराबर होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, और ये सारी सब के सब ये सारी चीज़ें समान आएंगी। यदि समान नहीं आ रही तो समांतर श्रेणी नहीं है समान तो समांतर श्रेणी है। ठीक, चलिए अब इसके बाद जैसे समांतर श्रेणी जैसे अभी हमने बनाया 1 3 5 7, तो पहला पद कौन है 3, दूसरा पद कौन है, पहला पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा 5, चौथा 7 है ना। तो पांचवा कितना होगा, चौथा पद 7 है, पांचवा कितना होगा 7, दोनों बता देंगे। अब इसी में कहा जाए 1000वां पद कौन होगा, 1000वां पद कौन होगा, तो इसके लिए फार्मूला बनाना होगा। चलिए बनाते हैं। तो n वां पद के लिए फार्मूला हम लिखेंगे। देखिए जैसे पहला पद तो a है, दूसरा पद a प्लस d है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा में a प्लस 2d है, तीसरे में 2d लिखा गया, चौथे में 3d लिखा गया है, पांचवें में क्या लिखा जाएगा 4d, 10वें में क्या लिखा जाएगा a प्लस 9d, 100वें पद में क्या लिखा जाएगा 100वां पद a प्लस 99d। ठीक है,
1001वां पद, 1001वां पद निकालना है तो n का मान यहाँ ये गुणा कितने से करेंगे, d में 1000 से, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए nवां पद के लिए क्या होगा, a प्लस, देखिए दूसरे पद के लिए a प्लस डी, तीसरे के लिए 2d, चौथे के लिए 3d, तो चौथे पद के लिए 3d यानी 4 माइनस 1 किए हैं, 3 आया। तीसरे पद के लिए तो 3 माइनस 1 करेंगे। दूसरे पद के लिए यहाँ 1 लिखा गया ना, 2 माइनस 1, तो यहाँ nवां पद के लिए n माइनस 1, बात समझ में आ गया होगा, n माइनस 1 d, ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला nवां पद के लिए, ठीक। तो ऐसे समझ करके याद रखेंगे तो जो है फार्मूला याद भी होगा और कुछ समय तक याद रहेगा, यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो भी। तो रिवीजन तो आपको करना ही है, तो रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जैसे क्रम से बताते चल रहे हैं तो क्रम से नोट करते चलिए, और नोट करने के बाद इसको जो है बीच बीच में इसको रिवाइज कर लेंगे। तो 2-2 दिन के अंतराल पर यदि रिवाइज आपने कर लिया 5 से 7 बार तो ये हमेशा आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, फिर नहीं भूलेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, n पदों का योगफल जैसे निकालना है। तो n पदों के योगफल मतलब जैसे पहला पद आपका 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे है। तो इन सब का योग निकालना है, n पदों का योगफल निकालना। तो चलिए यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इतना समझिए। देखिए n पदों का योगफल, इसको हम प्रदर्शित करते हैं SN से, किससे, SN से, तो यहाँ लिखना चाहिए था n पदों का योगफल, इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, SN से। अब SN बराबर होता है n/2 और फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। अच्छा अभी देख पा रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो होता है nवां पद, ठीक। nवां पद इसको आप जो है an से प्रदर्शित कर लीजिए या tn से प्रदर्शित कर लीजिए। tn मतलब t मतलब टर्म ऑफ n, nवां टर्म, या कर लीजिए an से प्रदर्शित करिए, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो SN के लिए देखिए यहाँ क्या मिला आपका। अच्छा एक बात और, चलिए इसको तोड़ के पहले लिख देते हैं, आपको फिर समझाते हैं। ये 2a है तो इसको लिखेंगे a प्लस a, क्या लिख सकते हैं, a प्लस a, और प्लस इधर n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए भाई इसमें कुछ मिला अब तक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना आया है। अब ये है क्या, nवां पद है, या कह लीजिए nवां पद है, nवां पद। इस nवें पद को हम क्या कहेंगे, देखिए एक बात यहाँ से बहुत अच्छे से समझ लेनी है, आज नहीं समझ पाए फिर नहीं समझ पाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो सवाल भी नहीं लगा पाएंगे। देखिए क्या समझना है, तो जैसे मानते हैं छोटी संख्या से हम समझते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3, पदों की संख्या 3, तो तीसरा पद जो है इसका क्या होगा, अंतिम पद होगा। इस श्रेणी में यदि 3 पद हैं, कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो तीसरा पद ही जो होगा वो अंतिम पद होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक श्रेणी और बना के आपको समझा देते हैं। इसमें 1 2 3 था, तो ये लो लेते हैं 2 4 6 8 10। अब देखिए इसमें कितने पद हैं, 10 पद हैं, तो 10 कितने पद हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 पद हैं, और पांचवा पद है 10। कितने पद हैं, 5 पद हैं, और पांचवा पद जो है वो कौन है, 10। तो अंतिम पद कौन है, 10 है। अंतिम पद कौन है, इस श्रेणी का अंतिम पद कौन है, 10 है। यानी पांचवा पद ही, यानी जितना पदों की संख्या होती है, देखिए 5 क्या है, पदों की संख्या है, 5 जो है यहाँ पे क्या है, पदों की संख्या है, और यही जो पदों की संख्या है वो है कौन, 10, और 10 यहाँ पे है क्या, अंतिम संख्या। 10 क्या है, अंतिम संख्या। तो यहाँ से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो अंतिम संख्या होती है, अंतिम संख्या जो होती है, अंतिमवां पद जो होता है वही जो है पदों की संख्या होती है। अंतिमवां पद जो होता है, अंतिम पद जो होता है वही पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या यदि n है तो nवां पद ही अंतिम पद होगा। पदों की संख्या यदि 4 है
पदों की संख्या यदि 4 है तो चौथा पद ही अंतिम पद होगा, पदों की संख्या 3 है तो तीसरा पद अंतिम पद होगा, पदों की संख्या 2 है तो दूसरा पद अंतिम पद होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अब ये इसमें यन पद हैं तो ये यनवा पद का फार्मूला है ना, तो यनवा पद यही जो है क्या होगा, अंतिम पद होगा। ठीक, तो यन के लिए फार्मूला क्या बनेगा, चलिए यहां लिखते हैं, यन बराबर ये यन बराबर हम लिखेंगे क्या, यन बटे 2 और इधर ए तो आपका है ही, कहाँ गया ए, और ये क्या है यनवा पद, तो यहाँ आप लिख सकते हैं टी यन, या आपको अच्छा लगे तो लिख लीजिए ए यन, या यहाँ पर अंतिम पद यानी लास्ट टर्म जो है यल लिख दीजिए। तो ज़्यादातर यल लिख करके ही आता है इसलिए यल लिख दे रहे हैं हम, तो अंतिम पद ये हो गया। तो यदि अंतिम पद पता हो तो यन पदों का योगफल के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, और यदि अंतिम पद नहीं पता है, सर्वांतर और प्रथम पद पता है, तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा। ठीक, तो इसमें देखिए 3 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। यनवा पद के लिए a + n - 1 इंटू डी यनवा पद हो गया, यन पदों के योगफल के लिए n/2 2a + n - 1 इंटू डी, और यदि अंतिम पद पता है तो n/2 a + यल हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और ये भी याद कर लीजिए कि क्या, कि सर्वांतर d जो होता है वो ये होता है। ठीक है, सर्वांतर डी हो गया। ठीक, चलिए तो ये फार्मूला जो है बीजगणित का हो गया। इसमें भी जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगली प्रश्नावली हम देखते हैं, तीसरी यूनिट। ठीक है, और इस तीसरी यूनिट में आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं जैसा कि हमने बताया था ना, तो इसमें केवल 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो बीच की दूरी वाला, कौन, बीच की दूरी वाला, तो बीच की दूरी के लिए फार्मूला जो है उसको हम यहाँ लिखेंगे। ये लीजिए, बीच की दूरी मतलब 2 बिंदु, जैसे यहाँ हम समझ लेते हैं कि 2 बिंदु कौन है, x1 y1, और दूसरा बिंदु है x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी, क्या करनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है भैया। तो दूरी के लिए फार्मूला क्या है, इसको लिखे जाए। दूरी के लिए फार्मूला है, अंडर रूट में लिखेंगे। जैसे ये मान लीजिए ये बिंदु A है, क्या है A, और दूसरा बिंदु B है, तो ये दूरी AB बराबर आपकी आ जाएगी अंडर रूट में क्या, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, या मन कर रहा है तो x2 माइनस x1 कर लीजिए, चूंकि स्क्वायर करेंगे माइनस आएगा तभी प्लस ही हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 यानी पहले वाले दोनों संख्याएं जो हैं इनको घटा करके वर्ग करना है करड़ी के अंदर, और फिर जो बाद में हैं उनको भी घटा करके क्या करना है, वर्ग। इसका मतलब y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक, तो ये बीच की दूरी के लिए ये फार्मूला आपका हो गया। चलिए इसको जो है पहले आयताकार बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये बीच की दूरी के लिए आपका ये फार्मूला हो गया। ठीक, ये लीजिए, ये बीच की दूरी के लिए फार्मूला हो गया। अब देखते हैं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए 2 बिंदु आपके क्या हो गए, x1 y1 x2 y2 हो गए। अब इनको अंतः विभाजन करने वाला बिंदु हम मान लेते हैं कि यदि कौन है, C है। अंतः विभाजन करने वाला बिंदु कौन सा है, C है, इसमें बीच में C। अब ये C जो है इसको मान लीजिए कि m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये अनुपात क्या होता है इसको चलिए अब समझ लेते हैं। देखिए ये जो है एक रेखा है, इसको 2 बराबर भाग में बांट दिए,
तो ये 1:1 हो गया। अब इसको भी 2 बराबर भाग में बांट दीजिए। तो अब ये वाला जो बिंदु है ये किस अनुपात में बांट रहा है? इधर वाली लंबाई 1 हो गई, इधर वाली लंबाई 3 हो गई। टोटल कितने भाग में बांटा गया है? 3 1 4 भाग में बांटा गया है। तो अनुपात क्या है? 1:3। ये वाला बिंदु जो है किस अनुपात में बांट रहा है? 1:3 के अनुपात में। समझ में आया? अब ये वाला बिंदु किस अनुपात में बांटेगा? इधर देखिए 2, इधर भी 2, तो 1:1 के अनुपात में बांटेगा। ये वाला किस अनुपात में बांटेगा? इधर 3 है, इधर 1 है, तो ये वाला बताइए तुरंत कितना होगा अनुपात इस वाला बिंदु का? 3:1। ठीक, इस प्रकार से ये अनुपात होता है। अब चलिए फार्मूला हम समझते हैं कि ये अनुपात वाला जो है जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ना भैया तो उसमें बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमको फार्मूला याद करना, तो फार्मूला पहले याद कर लीजिए। क्या कि x1 y1 x2 y2 दो बिंदु हैं, इनको कोई एक बिंदु जो है वो कौन है? x y। ये बिंदु कौन सा है? x y जो है वो m1 m2 के अनुपात में बांट रहा है। फिर सुनिए, x1 y1 x2 y2 दो बिंदुओं को एक बिंदु C x y m1 m2 अनुपात में बांट रहा है। तो x बराबर यहाँ से आपका होगा, x बराबर होगा m1, ध्यान समझिए 1 2 2 1, यही करना है। क्या करना है? 1 2 2 1। तो m1 x2 क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1। वाह भाई वाह, m1 x2 प्लस m2 x1। और बटे में आपको लिखना है क्या? बटे में लिखना m1 प्लस m2 या फिर m1 माइनस m2। ठीक, चलिए तो लिखते हैं m1 प्लस m2, ये हो गया x का मान। अब फिर लिखते हैं y का मान। ठीक है, y बराबर होगा, अब देखिए x वाला तो x लिखिए, y में तो y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? m1 y2, बहुत बढ़िया। फिर m2 y1 और बटे में आपका होगा क्या? बटे में ये हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो अंतः विभाजन वाला आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए उसको डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं। तो उसका क्या मतलब? अब ये बस निर्देशांक ज्यामिति में यही दो फार्मूले आपको याद रखने हैं भैया, और अच्छे से याद रखने हैं। इसी दो फार्मूले से आपको 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया निर्देशांक ज्यामिति का। तो चलिए यूनिट 3 भी आपकी यहाँ पे समाप्त हुई। अब चलते हैं यूनिट 4 की ओर, चौथा प्रश्नावली, चौथा चैप्टर। ये क्या है? ज्यामिति। ज्यामिति आएगा 10 नंबर में। अब इसमें क्या आपको याद रखना? देखिए कुछ प्रमेय हैं जिनको आपको याद भी रखना है और समझना भी है कि वो प्रमेय है क्या। ठीक, चलिए समझते हैं। देखिए किसी त्रिभुज कह रहे हैं ना, तो चलिए पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ओहो, थोड़ा सा पतला कर लीजिए इसको, ये ठीक। ये आपका हो गया त्रिभुज। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो कोई त्रिभुज है, क्या है? कोई त्रिभुज है, और ये त्रिभुज कौन सा है? ABC। चलिए लिख देते हैं, इस शीर्ष का निर्देशांक A और इस शीर्ष का निर्देशांक B और इसका निर्देशांक C हो गया। ठीक, अब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा देखो एक भुजा हम BC ले रहे हैं, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे और वो रेखा अन्य दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय है। तो इसके समांतर यहाँ रेखा हम खींच देते हैं ये। ठीक, अब ये रेखा कौन है? ABC, अरे वो हीरोइन नई फिल्म वाली, ये रेखा लाइन। ठीक है, ABCDE कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में बांटती है। बात समझ में आई नहीं? फिर से देखो, क्या? किसी त्रिभुज की, मतलब ये त्रिभुज हो गया, किसी त्रिभुज की एक भुजा हम ले रहे हैं BC, किसी त्रिभुज की एक भुजा के
समांतर खींची गई रेखा, भुजा ये है, समांतर रेखा ये, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को, एक के समांतर, देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है ना, तो किसी एक भुजा के समांतर खींच दिए, अन्य दोनों भुजाएं बची हुई ये हैं, तो कह रहे हैं कि अन्य दोनों भुजाओं को ये समांतर रेखा एक समान अनुपात में बांटती है। तो एक समान अनुपात कौन सा होगा? ये वाला अनुपात इधर वाले अनुपात के बराबर, और ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर होगा। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। कौन सा अनुपात? देखिए खुद से बोल के देखिए क्या होगा। AD, ये AD वाला किसके बराबर होगा? DB बराबर नहीं, अनुपात AD DB का अनुपात जो होगा वही AE EC का अनुपात होगा, AE EC का अनुपात होगा। ठीक, चलिए इनको भी जो है आयताकार बॉक्स में बंद कर देते हैं। और दूसरा भी देख लीजिए, एक चीज़ और इसमें देखिए, एक बात और समझ लेनी है कि ये तो मेन प्रमेय से आ गया, इसके उप प्रमेय से आप सिद्ध करेंगे कैसे, एक जोड़ जोड़ करके, तो आपको मिलेगा क्या, देखिए उसको भी आपको याद रख लेना। एक तरफ का हम बताएंगे, दूसरी तरफ का आप खुद से बोलिए जिससे याद हो जाए, रटने की जरूरत ना पड़े। देखिए क्या, AD, पहले तो हमने क्या किया, AD DB का अनुपात AE EC के अनुपात के बराबर, क्या AD DB, इधर AD DB लिए, इधर AE EC ले लिए, है ना। तो यदि इधर हम ले लेते हैं AD AB, समझिए क्या लिखें, AD बटे AB लिख दिए भैया, समझो AD AB, तो इधर से क्या लिखेंगे, AD AB, तो यहां से बोलो वाह क्या बात, AE AC, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, AE बटे AC के बराबर हो जाएगा ये आपका। ठीक, ये भी आपको याद रख लेना है उपप्रमेय से। अच्छा भाई, तो एक बात और, जब इतना हो गया तो एक बात और देख लीजिए, अगर यहाँ से हमने लिखा AD बटे AB, तो आपने बताया क्या, AE बटे AC, तो यदि यहाँ पे हम लिखें क्या, DB, सोचिए क्या लिखें, DB और बटे AB, देख लीजिए कहाँ है, DB AB, तो इधर क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया, DB AB, तो क्या होगा, EC AC, क्या हो जाएगा, EC बटे AC के बराबर हो जाएगा जी। ये लो 3 कंडीशन हो गई, याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा जरूरत हो आप वही प्रमेय लगा दीजिए। ठीक है, ये प्रमेय आपका 6.1 है, ये भी आपको याद रखना है ना। तो प्रमेय 6.1 से जहां जरूरत पड़ेगी आप 6.1 लगा देंगे। 6.1 क्या है, किसी एक भुजा के समांतर रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यदि समांतर दिया रहे त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC में यदि BC समांतर DC है, BC समांतर DE है, तो जब BC समांतर DE होगा तभी ये अनुपात होंगे बराबर आपस में। ठीक, ये प्रमेय है। अब छठवां, ये 6.1 होगा, 6.2 इसी का अपोजिट है। अपोजिट मतलब क्या, इसी का उल्टा। कैसे है, पहले ये फिर से सुनिए, क्या कि यदि समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, और ये दूसरा प्रमेय है कि अनुपात बराबर है तो रेखाएं भी समांतर होंगी, अनुपात बराबर है तो रेखाएं भी समांतर होंगी। बात समझे, क्या अनुपात बराबर है, AD बटे DB, ध्यान दीजिए, यदि क्या कहा जाए, AD बटे DB, देखिए समांतर सिद्ध करने के लिए आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुपात जब बराबर होगा तो ये रेखा होगी समांतर। AD बटे DB बराबर क्या होगा, AE बटे EC की हो जाएगा भैया। ठीक है, यदि रेखा समांतर हैं तो अनुपात बराबर होगा, और यदि अनुपात बराबर है तो क्या होगी, ये रेखा जो होगी ये समांतर होगी। कौन सी, त्रिभुज ABC में क्या होगा, BC समांतर DE हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, फिर से कहें, फिर समझ लीजिए, क्या कि आज ही याद कर लेना, ये मत सोचिए कि जो है आज पढ़ रहे हैं तो फिर कभी याद करेंगे, नहीं, अभी याद करना है, आज ही याद करना है। 2 महीने का एग्जाम है भाई, अब नहीं याद करोगे फिर कब याद करोगे। देखो सोचो क्या है,
पहला प्रमेय, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के अगर समांतर है तो अनुपात दोनों बराबर होंगे। 6.1। 6.2 क्या है कि यदि अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं याद हुआ तो फिर से देख करके अभी याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ज्यामिति में एक बात और समझ लेते हैं, समरूप और सर्वांग सम के बारे में। ठीक है, तो समरूप क्या होता है भाई? समरूप मतलब एक जैसे रूप का। समरूप मतलब क्या होता है? एक जैसे रूप का। ये लो, एक जैसे रूप के दो त्रिभुज बना लिए। ठीक, और सर्वांग सम में क्या होता है? सर्वांग सम में क्या होगा? सर्वांग सम में होगा कि सर्व अंग सम होगा। क्या होगा? सर्व अंग सम होगा, सभी अंग समान होंगे। सभी अंग समान होने का मतलब क्या कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण जो है वो क्या होंगे? समान होंगे। और समरूप में क्या होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलिए पहले त्रिभुज लिख देते हैं ABC और इधर त्रिभुज P। कहाँ गया जी? ये क्या हुआ यार? चलिए, तो ये PQR यहां से लिख देते हैं, ये ABCPQR। दो त्रिभुज जो हैं वो क्या हैं? समरूप, सर्वांग सम है। तो अगर सर्वांग सम है, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तो आएगा नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं। सर्वांग सम यदि है तो इसका यूज कैसे होगा वो आपके सिलेबस में है, तो जो आपके सिलेबस में उसको हम बताते चल रहे हैं। तो देखिए क्या समझना है यहाँ पे कि यदि सर्वांग सम है, सारी चीजें समझिए, सर्वांग सम है तो संगत कोण बराबर होगा, यानी कोण A बराबर कोण P के। ठीक, कोण A ना लिख करके, चलिए 3 बिंदु से लेकर के आपको समझाते हैं कि कोण A जो है यहाँ कैसे लिखेंगे? A BAC, कोण आपका यहाँ से ये जो BAC है ये किसके बराबर होगा? QPR के। कोण QPR के बराबर हो जाएगा। और दूसरा कोण B वाला किसके? Q के बराबर होगा। B को क्या लिखेंगे? ABC। वाह, ABC ये बराबर किसके होगा? PQR के। PQR के। अब ये C वाला किसके बराबर होगा? R के। तो C वाला कैसे लिखेंगे? कोण ACB ये किसके बराबर होगा? ये वाला किसके बराबर होगा? वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, PRQ के बराबर होगा। ठीक है, PRQ के बराबर होगा। ये 3 कंडीशन है आपकी जो याद रखनी है आपको। ठीक, क्या है कि संगत कोण बराबर है, यहां से हमको मिल गया संगत कोण बराबर होंगे, और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात, ये अनुपात बराबर होता है समरूप में। सर्वांग सम में क्या होता है? संगत भुजाएं भी बराबर होती। तो चलिए संगत भुजाएं भी लिख लेते हैं। जैसे A के सामने वाली भुजा BC है, P के सामने वाली भुजा QR, या ऐसे समझिए BC की संगत भुजा QR, AB की संगत भुजा PQ। तो चलिए यहीं शुरुआत करते हैं। AB बराबर होगा किसके? PQ के। और BC बराबर किसके होगा? BC बराबर होगा QR के। और ये AC बराबर किसके होगा? PR के। तो ये क्या हो गया कि संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे। संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं सर्वांग सम में। और समरूप में क्या क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। समरूप में होगा आपका, ये लिखना है यहाँ पे, ये त्रिभुज लिखिए ABC, यहाँ लिखते हैं PQR। अब ये समरूप यदि है तो इसमें क्या होता है कि संगत कोण तो बराबर होते हैं, संगत कोण तो बराबर होते हैं।
संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो चलिए संगत कोण पहले लिखते हैं। तो ए वाला पी के बराबर होगा, तो कोण यहाँ से लिखिए कोण बी ए सी बराबर किसके होगा, इस पी वाले को क्या लिखोगे, कोण क्यू पी आर। अब ये बी वाला ए बी सी और ये क्यू वाला कोण पी क्यू आर, और तीसरा ये सी वाला क्या लिखेंगे, कोण ए सी बी। देख पा रहे, सी वाला कैसे लिखेंगे, ए सी बी या बी सी, ये जो अच्छा लगे आपको। और फिर ये बराबर आर के, आर क्या है, पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, संगत भुजाओं का क्या अनुपात भी बराबर होता है, ठीक। ये लो, संगत भुजाओं का अनुपात अब हमको करना है बराबर, ठीक। तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर करने के लिए हम यहाँ से संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। ये लो, संगत भुजा कौन सी, ए बी। संगत भुजा आपकी आ गई ए बी, और ए बी की संगत भुजा कौन है, पी क्यू, ए बी बटे टी क्यू। ये ए बी बटे पी क्यू, ये बराबर होगा, दूसरी संगत भुजा कौन है, ए सी। ये लो, ए सी बटे पी आर, ठीक। और तीसरी संगत भुजा कौन सी बची, बी सी की संगत भुजा कौन है, बी सी की संगत भुजा, बी सी की संगत भुजा कौन है, क्यू आर, ठीक है। मच्छर भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलो जी हटो। तो ये जो है समरूप और सर्वांग सम वाली बात हो गई। सर्वांग सम में क्या होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। और यदि समरूप है, क्या है, समरूप है, तो संगत कोण तो बराबर होगा, लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि समरूप यदि सिद्ध करना है तो क्या करना होगा, सर्वांग सम यदि सिद्ध करना है तो क्या करना होगा, यह हम बता देंगे। लेकिन सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे ये आपके सिलेबस में नहीं है। समरूप कैसे सिद्ध करेंगे ये है, कैसे सिद्ध करेंगे, समरूप है, समझिए। समरूप सिद्ध करने के लिए आपको चाहिए कि त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, तो वो त्रिभुज होता है, वो त्रिभुज होता है आपका, कहाँ लिखें भाई, चलिए समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहली बात तो दो कोण बराबर कर लीजिए, ए समरूपता से, क्या, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, फ्रॉम एंगल एंगल या बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, कोण कोण समरूपता से समरूप होगा। या तीनों कोण बराबर हो जाएं, क्या हो जाएं कि तीनों कोण बराबर हो जाएं तब भी समरूप हो जाएगा। या दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो, ठीक। और तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तब भी समरूप हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक बात समझिए कि एक भुजा और दो कोण बराबर, एक भुजा का अनुपात और दो कोण बराबर हो जाए तो क्या ये संभव है, एक भुजा का अनुपात, देखिए एक भुजा का अनुपात ये हो गया, एक भुजा का अनुपात और कोई दो कोण कैसे लोगे, एक भुजा का अनुपात, तो एक भुजा का अनुपात किसी और भुजा के अनुपात के बराबर होगा तब न बराबर होगा। तो अगर ऐसा होगा तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, मतलब एक भुजा का अनुपात, ये वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक, लेकिन सर्वांग सम में लग जाती है। छोड़िए, तो समरूप सिद्ध करने के लिए आपको क्या याद रखना है, समरूप सिद्ध करने के लिए आपको ये याद रखना है कि
दो कोण बराबर कर लीजिए किसी प्रकार से तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तीन कोण बराबर कर लीजिए तब भी समरूप हो जाएगा। दो भुजाओं का अनुपात बराबर करके एक कोई कोण बराबर कर लो, हो गया समरूप। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर कर लो, हो गया समरूप। यदि सर्वांग सम सिद्ध करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, वैसे आएगा नहीं लेकिन जानते रहिए। इसमें क्या होता है कि तीनों कोण आप बराबर करेंगे तो सर्वांग सम नहीं होगा, कम से कम तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो सर्वांग सम हो जाएगा। और दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण बराबर हो तब भी सर्वांग सम हो जाएगा। एक भुजा बराबर हो और दो कोण बराबर हो तब भी वो जो है क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक, तो सर्वांग सम के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, चलिए, तो ये समरूप और सर्वांग सम के बारे में ये जानकारी हो गई। इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, समझना है। ठीक है, चलिए, ज्यामिति ये चौथा चैप्टर जो है आधा काम हुआ है। आधे काम के लिए वृत्त से रिलेटेड है, उसको समझ लीजिए। देखिए, वृत्त में आपको क्या याद रखना है। वृत्त में, अच्छा, एक PDF नहीं बना है क्या, वो नहीं बना है जी, ये क्या हुआ है। चलिए, तो यहाँ वृत्त से समझते हैं। वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती। वाह वाह, क्या बात। देखिए, ये समझिए, पहले तो यहाँ हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये लो, वृत्त हो गया। क्या कह रहे हैं, वृत्त के स्पर्श रेखा। चलिए, एक स्पर्श रेखा भी खींच लेते हैं। ये लो, स्पर्श रेखा, ये लीजिए, स्पर्श रेखा आ गई। इसको कलर चेंज कर दें क्या, ये लो, स्पर्श रेखा हो गई। वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होगी, ये लो, त्रिज्या भी बना लें। ये त्रिज्या, ठीक, ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये होगा आपका क्या, केंद्र। ये हो गया वृत्त का केंद्र, C सेंटर मान लो। ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये मान लो स्पर्शी AB है। ठीक, तो ये स्पर्शी जो है वो त्रिज्या पर लंब होती है, इतनी बात समझिए, स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, चलिए, स्पर्शी रेखा है तो ये त्रिज्या पर लंब होती है। कहाँ, स्पर्श बिंदु पर। स्पर्शी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर ये त्रिज्या जो होगी उस पर लंब होती, ये हो गया। अब दूसरी बात एक और है कि वृत्त है, अब ये आपको याद रखना है भाई। याद नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए याद रखना इसको बहुत जरूरी है। चलिए, किसी एक बिंदु से हम दो स्पर्शी खींचते हैं। ये भाई, ठीक, एक स्पर्शी ये हो गई, दूसरी स्पर्शी ये लो। ठीक, दूसरी स्पर्शी किसी बाह्य बिंदु से ये खींची गई स्पर्शी हो गई, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी। ये A बिंदु मान लो, स्पर्श बिंदु यहाँ पे जो है ये बिंदु A हो गया, स्पर्श बिंदु यहाँ पे B कर दे रहे हैं, यहाँ पे चलिए P मान लो, P, और ये हो गया Q, और ये सेंटर C कर लो। ठीक है, चलिए, तो क्या बात है कि बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शियाँ जो होती हैं वो होती हैं बराबर। तो कौन कौन सी रेखा इसमें बराबर होगी, AP बराबर किसके होगी, AQ के। ठीक, ये स्पर्शी जो होती है वो क्या होती है, बराबर। और ये पहला क्या है कि स्पर्श बिंदु पर जो स्पर्शी होती है त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कौन सा कोण लंब है, यानी 90 अंश है, CPA, CPA कह लीजिए, या इसी को कहेंगे CP, इसी को CPA APC कह दो। ठीक है, ये वाला 90 है, ये वाला भी क्या होगा, 90 होगा। और कौन सा 90 होगा, BPC। ठीक, क्या BPC, ये भी जो है कितना होगा, 90 अंश होगा। समझ में आया। तो ये दो प्रमेय हैं ज्यामिति से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये फार्मूला समझ लीजिए या जो भी है। तो ज्यामिति 10 नंबर का ये भी आपका काम हो गया, चौथी यूनिट।
अब हम देखते हैं 5वीं यूनिट मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में पहले तो वृत्त से रिलेटेड सारी चीज़ें समझिए। वृत्त से रिलेटेड क्या पढ़ना है? वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्या होता है अभी हम बताएंगे, और फिर उसका क्षेत्रफल, फिर त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमने क्यों बताया है? क्योंकि जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी का सूत्र भी आपको याद रखना होगा। तो इस तरीके से फार्मूला याद रखेंगे तो सवाल को लगाने में आपको आसानी होगी। कोई भी प्रश्न आएगा घुमा फिरा के उसको लगा सकते हैं, या देखिए कोण अलग अलग करके और भी फार्मूले बनते हैं, लेकिन उन फार्मूलों की सहायता से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जितने फार्मूले बताए हैं इन फार्मूलों को यदि आप याद रखेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, सारे फार्मूलों को एक एक करके लिखते हैं। चलिए वृत्त पहले बना लेते हैं। ये वृत्त, अब देखिए इसकी त्रिज्या भी बना दें। तो त्रिज्या क्या होती है? ये निश्चित बिंदु, ये वृत्त पहले समझिए क्या है, यही ना वृत्त है। तो बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिसकी एक नियत बिंदु, नियत बिंदु मतलब इसमें कौन है? ये केंद्र, केंद्र यहाँ पे ये नियत बिंदु है C, ठीक है, जिसकी एक नियत बिंदु से दूरी समान हो वो क्या होता है? वृत्त। बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, बहुत सारे बिंदु है ना, बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिसकी एक नियत बिंदु से दूरी समान हो वो क्या होता है? वृत्त होता है। और नियत बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र। और दूरी जो होती है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, और ये लंबाई, बिंदुपथ की लंबाई जो होती है वो क्या होती है? परिधि। अब यहाँ पे हमको लिखना है फार्मूला। तो वृत्त की परिधि जो है यानी ये लंबाई जो है वो क्या होती है? 2πr, ये होती है 2πr। परिधि का फार्मूला ये आपका हो गया। और क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। और त्रिज्यखंड का क्या होगा? ब्लैक से लिखें ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। चलिए, परिधि क्या होती? 2πr और क्षेत्रफल πr²। अब त्रिज्यखंड समझिए क्या है? तो वृत्त की दो त्रिज्याएं, ध्यान दीजिए, वृत्त की दो त्रिज्याएं और संगत चाप से जो घिरी आकृति होती है वो क्या होती है? वो होती है त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये आपका क्या है? त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड कैसे बनेगा? वृत्त की दो त्रिज्याएं, क्या? वृत्त की दो त्रिज्याएं और संगत चाप से ये घिरी आकृति, ये क्या होती है? त्रिज्यखंड होती है। ठीक है, अब त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड क्या होगा? वृत्त की दो त्रिज्याएं और संगत लघु चाप से घिरी आकृति, ये होती है लघु त्रिज्यखंड। चलिए लिख देते हैं यहाँ, ये क्या है आपका? लघु त्रिज्यखंड। ये आपका हो गया लघु त्रिज्यखंड। और वृत्त की दो जीवाएं और संगत दीर्घ चाप से घिरी आकृति जो है, संगत दीर्घ चाप से जो घिरी आकृति है, ये क्या हो गई? दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। वृत्त die की दो त्रिज्या और संगत दीर्घ चाप से जो घिरी आकृति है, ये हो जाएगी आपकी दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, तो त्रिज्यखंड आपको समझ में आ गया होगा। अब क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या और संगत कोण, देखिए इसके संगत कोण जो है ये मान लीजिए कितना? थीटा। वृत्त की दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण जो है वो क्या होना चाहिए? थीटा। ठीक, तो ये होता है फार्मूला θ/360। पूरा कोण कितना बनता है? 360। अब 360 में से कितनी दूरी तक के हमको निकालना है? थीटा का। जितने कोण का निकालना है क्षेत्रफल, उतना कोण यहाँ पे रख दिया जाएगा। मतलब वृत्त की दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण यहाँ लिखना है। अब क्षेत्रफल निकालना है तो πr²। ठीक है, और संगत चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कहाँ से कहाँ तक आएगी? ये जो है लंबाई, ये वाली, ये क्या है? ये संगत चाप की लंबाई है। और पूरे चाप की लंबाई या कह लीजिए पूरे वृत्तखंड की लंबाई क्या होती है? 2πr होती है। तो थीटा कोण वाली कितनी हो जाएगी? θ/360 × 2πr। समझ में आया? अब क्षेत्रफल देखिए, वैसे क्षेत्रफल भी याद रख लीजिए, पूरा क्षेत्रफल होता है πr²। तो थीटा कोण से कितना बनेगा?
पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और पूरा कोण होता है 360। तो 360 में से थीटा का क्षेत्रफल निकालना ना, थीटा कोण का, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब चाप की लंबाई भी उसी प्रकार से थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये संगत त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई और क्षेत्रफल हो गया। अब समझिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको याद रखना त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और यदि त्रिभुज समबाहु है, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं और भुजा की लंबाई हम a मान लेते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 a²/4, जहाँ a क्या है, त्रिभुज की भुजा है। ठीक है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम समझते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझने के लिए यहाँ वृत्तखंड हमको समझ लेना है कि वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरी आकृति जो होती है वो होती है वृत्तखंड। मतलब इसमें वृत्तखंड कौन सा है ये समझ लीजिए। ये लाइनिंग कर दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, वृत्तखंड है। ये आपका वृत्तखंड, वृत्त की जीवा और संगत लघु चाप से घिरी आकृति जो है क्या है, लघु वृत्तखंड है। ये क्या है, लघु वृत्तखंड। ठीक है। अब दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, वृत्त की जीवा और संगत दीर्घ चाप से घिरी आकृति, ये पूरा ये आपका हो जाएगा ये दीर्घ वृत्तखंड। चलो एलो ले लेते हैं। ये आपका पूरा ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है, देख पा रहे हैं, वृत्त की जीवा और संगत दीर्घ चाप से घिरी आकृति जो है ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। वाओ, समझ में आया। आगे बढ़े। यहाँ से निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला कैसे मिलेगा, देख पा रहे हैं, वृत्त की ये देखिए त्रिज्यखंड ले लिए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपने निकाल लिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दो। क्या करना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दोगे तो वृत्तखंड बच जाएगा ना। क्या, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, वृत्तखंड आ जाएगा। तो वही लिखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये तो वृत्तखंड हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। अब यदि निकालना है, देखिए ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो यहाँ पे फार्मूला हम लिखे हैं, ये लघु त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड के लिए है। यदि दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना, समझिए लघु त्रिज्यखंड का तो निकाल लिए, दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना क्षेत्रफल, तो क्या करना होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दो। समझे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम लिखेंगे नहीं, अपना समझ लीजिए। और ठीक इसी प्रकार से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये कैसे निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग मेंसुरेशन का ये अगला भाग। कहाँ गया जी, कौन है, मच्छर भी चलाने लग रहे हैं यार।
चलिए गोले का आयतन आ रहा है, तो चलिए गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन पहले समझ लेते हैं, फिर बेलन और शंकु का देखते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या है, गोला ये आपका है, तो गोले की त्रिज्या यदि r है, चलिए अभी बनाए हैं तो फिर बार बार क्या बनाने का मतलब, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी उतने होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब अर्धगोला है तो आधा कर लीजिए, तो आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा होगा, है ना, कितना होगा, इसका आधा, यानी 2 पाई r स्क्वायर। और ये मच्छर तो यार समस्या कर दे रहे हैं। तो ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया, इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो पहले बेलन का वाला समझ लेते हैं। बेलन के आयतन के लिए देखिए, बेलन आयतन वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ समझिए, गोले वाला तो हो गया यार, बेलन का, बेलन और शंकु के आयतन का फार्मूला चलिए लिख देते हैं फटाफट। तो बेलन का आयतन आपको देखिए, चलिए बेलन भी बना दे, ये यहाँ बनाना ही पड़ेगा भैया, ये लो, ठीक है। तो ये जो है आपका बन गया बेलन। तो बेलन की देखिए, ये आधार की त्रिज्या r हो गई और ये ऊंचाई h है। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r h, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक, अब फिर शंकु का देख लीजिए, शंकु जो है आपका बनेगा ये कुछ त्रिभुज के आकार का, ऐसा कुछ, ये आपका शंकु बना लेते हैं अब। ठीक है, चलिए, तो शंकु हो गया ये आपका, ये शंकु की ये ऊंचाई h हो गई, ये तिर्यक ऊंचाई l हो गई, और ये त्रिज्या r ये हो गई। ठीक, तो अब देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये पृष्ठ वक्रपृष्ठ कितना होता है शंकु का, पाई r l, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई r l प्लस r। ठीक, तो ये शंकु और गोले का हो गया। अब देखते हैं, इस प्रकार से ये मेंसुरेशन का काम आपका समाप्त हो गया। अब देखते हैं सांख्यिकी का। ठीक, सांख्यिकी में हमको समझना है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है,
ये होता है पदों का योग। ये है आपका समांतर माध्य बराबर होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, ये कैसे? जैसे समझ लिए 2, 4, 6, 8, इसका समांतर माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, पदों को जोड़ देंगे और कितनी संख्या 1, 2, 3, 4 है तो 4 से भाग दे दीजिए, ऐसे कर लीजिए 4, 2, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 20 बटे 4 करिए, कट गया कितना आया 5, तो इसका समांतर माध्य कितना हो गया 5। औसत मान कितना हो गया 5। औसत मान कहिए या समांतर माध्य, बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें जो है ये यदि टेबल दिया हुआ होता है, टेबल दिया होता है तो उसमें समांतर माध्य यदि निकालना है तो प्रत्यक्ष विधि से यदि निकालना है तो समांतर माध्य को देखिए यक्स बार से प्रतीत करते हैं। किसे प्रतीत करेंगे? यक्स बार से। और ये आपका यक्स बार बराबर होगा प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ एक्स। क्या? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक, और कल्पित माध्य विधि है तो यक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ एच अपान सिग्मा एफ। ठीक, और पग विचलन विधि है तो ये होता है यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ और ये गुणे एच। ठीक, तो ये जो है समांतर माध्य के लिए ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ये यच समझ रहे हैं क्या है? यच जो है वो पदों के सर्वांतर है, पदों में अंतर कितने का है, वर्ग अंतराल है। एक टेबल बना के बता दें। चलिए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, जब सवाल लगाएंगे तो उसमें बता देंगे। हाँ, फार्मूला आप याद रखिए कैसे। ठीक है, सिग्मा एफ एच अपान सिग्मा एफ, और ये ऐसे सिग्मा एफ डी होता है, एच नहीं, ये सिग्मा एफ डी। ये लो भैया, ये डी, डी क्या है? वही विचलन है। ठीक, सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ये हो गया सांख्यिकी से रिलेटेड। अब देखते हैं इसके बाद सांख्यिकी में इतना काम आपका ये, ओहो, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, इसके अलावा समांतर माध्य हो गया। बहुलक कहाँ गया भाई? इसमें आपको और समझना है बहुलक और माध्यिका। ठीक है, तो बहुलक के लिए फार्मूला होता है क्या? ये होता है यल प्लस एफ F1 माइनस F2 क्या होता है? F1, रुकिए यहाँ से लिखते हैं, F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, ये होता है, और गुणे में यहाँ लिखेंगे H। ठीक, ये बहुलक है। अब बहुलक में क्या होता है देखिए, जिसमें वह बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। चलिए छोटा सा लिख देते हैं। चलिए 0 से 10 अंतराल है, 10 से 20 अंतराल है, 30 से 40 अंतराल करके है, और ये बारंबारता है। यक्स का मान ये 2 बार है, ये 5 बार है, ये 7 बार है, ऐसे ये 8 बार। चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो जो बहुलक होता है सबसे ज़्यादा बार होता है उसको हम मानते हैं F1, इसके जस्ट ऊपर होता है F0, इसके जस्ट बाद होता है F2। ठीक है, तो F1, F0, F2 तो समझ में आ गया होगा। यल क्या है? इन दोनों का अंतर। ठीक है, पिछले में भी जो यल लगा था वो यही होता है। क्या? दोनों का अंतर। 0 में 10 का अंतर कितना? 10। 10 से 20 का अंतर कितना? 10। तो यच का मान है 10, तो यच भी समझ में आ गया। ठीक है, और यल क्या है? ये पहले वाला मान। तो F1 के सीध में ये जो वर्ग अंतराल है इसकी निम्न सीमा है। ठीक है, तो यल का मान 10, तो यल प्लस F1 माइनस F0 और बटे 2F1 माइनस F0 F2 ये H। ठीक है, तो ये आपका हो गया बहुलक। बहुलक के बाद आपको समझना है माध्यिका। क्या समझनी है? माध्यिका। माध्यिका के लिए क्या करें? माध्यिका के लिए देखिए इतना दिया रहता है तो इसमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? 2 में 8 जोड़िए, 8 2 10, 10 में 17 जोड़िए, 7 जोड़िए 17, तो ये हो गया। ठीक है, अब माध्यिका में यहाँ देखेंगे हम, ये 17/2 करिए तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, 8 दशमलव कुछ आएगा। तो 8 मान लगभग किसके अंतर्गत है? इसके अंतर्गत, यही इसकी माध्यिका वर्ग अंतराल हो जाएगी। तो माध्यिका वर्ग अंतराल ये हो गया। तो अंतराल, ये अंतर दोनों का कितना है? यल।
ठीक है, दोनों का अंतर कितना, यल, तो वही यहाँ लिखेंगे हम यल प्लस, ठीक है, यल प्लस लिखना है, फिर यहाँ पे लिखेंगे n/2, यानी n टोटल नंबर यहाँ जितना नीचे आया है वो होता है n/2 माइनस CF। अब CF क्या होता है, इसी के जस्ट ऊपर वाला ये CF होता है, और पूरे का बटे F कर देंगे और गुणे H कर देंगे, ये हो गया आपका माध्यिका। ठीक है, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये बहुलक, ये सांख्यिकी का काम भी तमाम हो गया। अब देख लेते हैं प्रायिकता, इसके बाद देखना हमको प्रायिकता। ये बार में खुल नहीं रहा यार, मच्छरों के चक्कर में। चलिए, नया पेज लेके हम बता दे रहे हैं। देखिए, प्रायिकता में जो है क्या होती है, प्रायिकता मतलब वही संभावना। ठीक है, तो संभावनाएं जो है कितने प्रकार से हो सकती हैं, यही जो है होती है प्रायिकता। अब देखिए, प्रायिकता के लिए ये एक फार्मूला ये याद रखिए, क्या कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब देखिए, प्रायिकता यदि निकालना है तो मान लेते हैं पासे को फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं, पासा। पासा जब फेंकेंगे तो उसमें क्या आ सकता है, पासे में कितनी गिनतियां होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इतनी गिनतियां होती हैं। ठीक, अब कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, क्या आ सकता है इसमें, क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है ना। तो यहाँ यस, ये जो है आपका समुच्चय ये बनेगा, कुल संभावनाओं की संख्या कितनी हो गई, यानी यस बराबर 6। ठीक, अब जैसे प्रश्न पूछा जाए कि सम संख्या आने की प्रायिकता, इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, तो जो पूछा जाए वो क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। जैसे कहा जाए सम संख्या के आने की प्रायिकता, तो सम संख्याएं क्या आ सकती हैं, यानी ई बराबर क्या हो सकता है, यानी ई मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या। तो सम संख्याएं कौन सी हैं, 2 4 6, तो कितनी संख्या है, 3। ठीक है, तो सम संख्या के आने की प्रायिकता जो है वो कितनी हो जाएगी, ये 3 बार आया है ना, सम संख्या कितनी बार है, 3 बार है। कुल संभावनाएं कितनी है, 6, तो 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। समझ गए। तो अब इसमें यदि कहा जाए विषम संख्या के आने की प्रायिकता, तब भी वो जो है 3 आएगा, 3/6 कर दीजिए इतना। ठीक, यह कहा जाए कि 2 से छोटी या 2 से बड़ी सम संख्या, 2 से बड़ी या 3 से बड़ी, चलिए कर लीजिए 3 से बड़ी सम संख्या की प्रायिकता। तो 3 से बड़ी सम संख्या कौन है, 4, केवल एक अंक है, तो एक अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या आ गई 6। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको सॉल्व करना है। अच्छा, एक बात और, किसी घटना के होने की जो प्रायिकता होती है वो कितनी हो गई, जैसे इसी का समझ लीजिए 2 4 6 सम संख्या, सम संख्या के होने की प्रायिकता कितनी, 1/2। अब यदि कहा जाए सम संख्या के ना होने की प्रायिकता कितनी आएगी, देखिए ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, ना होना, सम संख्या का ना होना क्या है, 1 3 और 5 का होना। तो 1 3 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3/6 करेंगे तो वो भी आएगा 1/2। तो इसको जोड़ेंगे जब आप, किसी घटना के होने की प्रायिकता ये होती है PE, और किसी घटना के ना होने की जो प्रायिकता होती है P', इसका मान सदैव 1 होता है। कितना होता है, सदैव इसका मान 1 होता है। बात समझ में आई, किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, सदैव 1 होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये फार्मूले आप याद रखिए। अब फिर जब हम चैप्टर या कह लीजिए कि प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना ये भी बताते हुए चलेंगे, और डिटेल में सॉल्व करते हुए शुरुआत के कुछ प्रश्नों को बहुत डिटेल में सॉल्व करते चलेंगे। फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद ही देखते भर में तुरंत सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।